सो अभी जितना भी हम ये टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बच्चों को पढ़ाएंगे, ऑन एन एवरेज कितना बजट डालते थे आप पेड मार्केटिंग पे जब करते थे तब? 2017 में 0.5 CR के आसपास बिजनेस किया। लोकली जब एक बिजनेस आपने एक छोटे लेवल से शुरू किया था तो क्या माइंडसेट शिफ्ट लाना पड़ा? आपकी लिमिटेशन है, आप 8-10 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा बोल रहे हो मैं 15 घंटे काम करता हूँ, तो वो भी आप 1-2 साल तक ही करोगे। नमस्कार बिजनेस ओनर्स, DSMB पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हमारी इस श्रृंखला में हम बात करेंगे डिजिटल बिजनेस की, जहाँ पे सोशल मीडिया के थ्रू कैसे आप बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, ग्रोथ कैसे कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग रियल लाइफ एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस को इंडिया के अंदर, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन पब्लिक के लिए किस तरीके से एक ग्रोथ की दिशा में लेके जा रहे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। आज हम एजुकेशन सेक्टर के अंदर ऐसे ही एक शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जो एजुकेशन सेक्टर के अंदर उन्होंने डिजिटल, ऑफलाइन, ऑनलाइन सब जगह पे अपना एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। हमारा प्रयास है कि हम इस कन्वर्सेशन से उनसे हम वो चीज़ें समझें कि जहाँ पे आप लोग उसमें से कुछ सीख पाए कि उन्होंने कैसे अ, एक बिज़नेस को एक स्केल पे ले जाने के लिए कितने एफर्ट्स किए हैं और उनके रियल लाइफ इंसिडेंट से हम सीख सकते हैं कि छोटे छोटे इम्पैक्ट लाने के लिए कितने एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो हम वेलकम करेंगे मिस्टर सागर ठुम्मर का। सागर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द एसएमबी पॉडकास्ट। हमारे व्यूअर्स को थोड़ा आपके बारे में बताएंगे कि आप क्या करते हैं, अभी तक की आपकी जर्नी कैसी है, थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन आपके लैंग्वेज में दें प्लीज। थैंक यू भावेश फॉर इनवाइटिंग मी। मेरे बारे में मैं थोड़ा बताऊँ तो मैं बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैंने बीटेक एंड एमटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी हुई है। उसके बाद मैंने 2 साल बहुत ही इंटेंस यूपीएससी की प्रिपरेशन करी है। यूपीएससी के 2 अटैम्प्ट मैंने दिए हैं। सेकंड अटैम्प्ट में मेरा सिलेक्शन इंटरव्यू में 5 मार्क के मार्जिन से रह गया था। उसके बाद मैंने ये कोचिंग की जर्नी शुरू की थी। अभी मैं अपने खुद के कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ। इसलिए बोल रहा हूँ कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ बिकॉज मेरे 2-3 अलग अलग सेगमेंट में अभी काम चल रहा है। एक मेरा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है संकल्प एजुकेशन, जहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई थी, उसमें मैं जीपीएससी एंड यूपीएससी के लिए जो बच्चे प्रिपेयर करते हैं उनको कोचिंग दे रहा हूँ। और ये किस एरिया में है? ये अहमदाबाद में सीजी रोड में है। ओके, इसमें हम बहुत नीश ऑडियंस को कैटर कर रहे हैं, जिन लोगों को इंजीनियरिंग फील्ड में गवर्नमेंट जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब की जो प्रिपरेशन कर दे उनकी हम कोचिंग कराते हैं। प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू की सारी कोचिंग कराते हैं। ओके। पहले हम ऑफलाइन कोचिंग करवाते हैं, कोविड से पहले की बात कर रहे तब। लेकिन कोविड के बाद ऑनलाइन मार्केट इतना बूम कर गया और डिमांड ऑनलाइन एजुकेशन की इतनी बढ़ी, तो हमने उसको अभी फुल्ली ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में कन्वर्ट कर दिया है। सो अभी हमारे जितने भी बैचेस कोर्सेज चल रहे हैं वो सारे उसमें ऑनलाइन चल रहे हैं। सो आपने बताया इंस्टीट्यूट्स, तो एक संकल्प हो गया। हाँ, दूसरा कौन सा? दूसरा एक इंस्टीट्यूट मैंने इसको लास्ट ईयर ही ओपन किया हुआ है, लर्न कैप्सूल करके। ओके। इस इंस्टीट्यूट में हम क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में उनको ट्यूशन कोचिंग करवाते हैं। ओके। इंग्लिश मीडियम की ही कोचिंग करवाते हैं ओनली। एंड ये भी लोकेटेड है अहमदाबाद में, निकोल विस्ट। तो ये फिजिकल कोचिंग होता है या कैसे? यस, ये फिजिकल कोचिंग होता है। मैं पिछले 4 साल से ऑनलाइन कोचिंग दे रहा हूँ, लेकिन एक जो सेटिस्फेक्शन चाहिए ना, जो एक टीचर को मिलता है पढ़ाने के बाद, वो ऑफलाइन में ही पॉसिबल है। तो आप ये कह रहे हो कि ऑनलाइन में वो मजा नहीं है? जो आप ऑनलाइन को मतलब ऐसा समझते हो कि ऑनलाइन नहीं करना चाहिए या नहीं, कुछ? ऑनलाइन तो करना ही चाहिए। अभी 2 डिमांड्स है, एक मार्केट की डिमांड्स है और एक टीचर की भी नीड है। उसको रिमोट एरिया से काम करना है तो ऑनलाइन उसके लिए बहुत बेटर है, बेनिफिशियल है। ऑफलाइन में क्या है कि मतलब स्कूल के बच्चे ऑनलाइन नहीं पढ़ पाएंगे फ्रैंकली स्पीकिंग, बिकॉज उनको एक वो टच चाहिए, पर्सनल टच चाहिए। सो जो मेरे संकल्प एजुकेशन में जो बच्चे पढ़ते हैं वो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, सो उनको मैं ऑनलाइन बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ। मैं लाइव सेशंस करता हूँ और लाइव में वो लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। और आप नहीं मानोगे, मेरा जो सिलेक्शन रेशियो है गुजरात में, जितने भी सीट्स आती है, निकलती है भर्ती में, उसमें से 50% से ज़्यादा मेरे बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं।
अमेजिंग, ये क्या बात कर रहे हो? हाँ, पिछले 3 साल का हमारा रिकॉर्ड है। मेरे इंस्टाग्राम पेज पे आप जाओगे, रिजल्ट आपको दिखेगा। अभी तक 750 से ज़्यादा ऐसे बच्चे होंगे गुजरात में जिनको हम क्लास 1 एंड क्लास 2 के लिए सिलेक्शन दिला पाए हैं। और हमारा टारगेट है कि हम 2025 तक इस नंबर को 150 तक ले जाए। अमेजिंग, दैट्स अ स्टैगरिंग नंबर। मतलब एक छोटे से एरिया से अगर आप इतना बड़ा चेंज ला रहे हैं, सो दैट इज कमेंडेबल। सो ये जो लर्न कैप्सूल जो आपने शुरू किया है, उसके पीछे क्या विजन था? क्यों ऐसी नीड लगी कि ये चालू करना चाहिए? जैसे मैं आपको बताऊँ, मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया। अब तक मैं 6000 प्लस बच्चों को पढ़ा चुका हूँ यूपीएससी जीपीएससी के लिए। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चे ग्रेजुएट होने के बाद हमारे पास कोचिंग के लिए आते हैं और उनको बहुत ही सिंपल लॉजिक्स और सिंपल कैलकुलेशंस और फंडास क्लियर नहीं होते। राइट। सो बैक ऑफ द माइंड ऐसा चल रहा था कि कुछ किया जाए, मतलब स्कूल के लिए, स्कूल एजुकेशन के लिए काफ़ी टाइम से। ऑल्सो एक चीज़ थी कि मतलब कुछ रिवॉल्यूशनरी करना है। सो लर्न कैप्सूल इस थॉट के पीछे ही डेवलप हुआ कि बच्चों के लिए कुछ किया जाए, ताकि जब वो ऐसी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट करे तो जो प्रॉब्लम अभी वो फेस कर रहे हैं वो उनको नहीं करना पड़े। सो मैंने उसमें क्या किया, मैंने एक डिजिटल क्लासरूम सेटअप कर दिया। हमारे पास जितने भी क्लासरूम्स है उसमें डिजिटल बोर्ड लगे हुए हैं। ओके। और शायद ही कोई ऐसे इंस्टीट्यूट स्कूल एजुकेशन में होगी क्लास 10 तक के जिनके सारे क्लासरूम में डिजिटल बोर्ड है। मेरे ध्यान में लगभग नहीं है, मेरे आसपास तो नहीं है। सो हमने उसमें क्या किया कि कंटेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करके पढ़ाना शुरू किया। और 1 साल हो गया, हमारे रिजल्ट्स में भी काफ़ी इम्प्रूव अभी दिख रहा है। ऑल्सो उसमें हम दूसरी एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं उनको, मतलब स्ट्रेंथ देने के लिए। जैसे आप समझो, इंडिया का मतलब एक सर्वे है, रिपोर्ट है, आप टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है न्यूज़ का। 82% से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं इंडिया में जिनको मैथ्स का फियर है, जो स्कूल में पढ़। मैं भी उसमें से एक हूँ। सो ये नंबर बहुत ज़्यादा है। आप समझो 82% मतलब सभी को है, ऐसा हम मान सकते हैं। सो उसके लिए हमने एक दूसरा सॉल्यूशन निकाला। हमने एक वैदिक मैथ्स का कोर्स भी लॉन्च किया। इंटरेस्टिंग। और हम हमारे इंस्टीट्यूट में ये वैदिक मैथ्स का भी कोर्स करवाते हैं। ये वैदिक मैथ्स क्यों बोलते हैं? वैदिक का क्या? वैदिक का ये लॉजिक है कि ये हमारे वेदास से लिया गया है। एक्चुअली ये काफ़ी टाइम पहले खोजा गया था, लेकिन उसकी जो एप्लीकेबिलिटी थी वो अभी आप समझो हमारी हिस्ट्री में देखा जाए तो ज़ीरो है। लेकिन अब धीरे धीरे वो उभर के बाहर आ रहा है, लोग उसको समझ रहे हैं, उसकी डिमांड भी आ रही है। और हमने उसका भी कोर्स लॉन्च किया हुआ है ऑफलाइन। ओके। सो ये एक्टिविटी करने, मतलब ये जब कर रहे थे और हमने बच्चों को पढ़ाया, वैदिक मैथ सिखाया, ये सब किया, तो एक दूसरा भी एक थॉट आया कि इसमें लिमिट नहीं करना है। जैसे मैं लर्न कैप्सूल में एक मतलब आप समझो 2-3-4 किलोमीटर के एरिया को ही कैटर कर पा रहा हूँ, बिकॉज मैं ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में हूँ। राइट। और स्कूल एजुकेशन में ऑनलाइन जाना थोड़ा सा मुझे रिस्की लग रहा है, बिकॉज उसमें रिजल्ट्स नहीं आएंगे। सो वैदिक मैथ्स के लिए हमने सोचा कि चलो इसमें ये स्किल बेस्ड कोर्स है तो इसमें कुछ ऑनलाइन किया जाए। तो मैंने लास्ट नवंबर में एक ब्रेनाथॉन करके एक नई ब्रांड डेवलप करी और उसमें मैंने ये स्किल डेवलपमेंट वाले कोर्सेज जितने भी है उनको एनरोल करने का, उनको सिखाने का एक प्रयास किया। उसमें हमने एक वैदिक मैथ्स का ऑनलाइन कोर्स भी बनाया है, जिसको मैं अभी 800 रुपये में सेल कर रहा हूँ। ओके। जो मतलब आप समझो ना, काफ़ी कम कॉस्ट है। हाँ, अफोर्डेबल कॉस्ट है और उसको हम लाइफ टाइम वैलिडिटी के लिए दे रहे हैं। सो मतलब कोई सा भी बच्चा जिसको मतलब ये प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है और उसको कुछ सीखना है, राइट, तो वो सीख सकता है। ऑल्सो इसकी ब्यूटी ये है, आप किसी भी एज में सीख सकते हैं। आप ग्रेजुएट है तब भी आप सीख सकते हो, आप मतलब स्कूल में क्लास 6-10 में पढ़ रहे हो तब भी आप सीख सकते हो, आप प्रोफेशनल वर्किंग है लेकिन आपको कोई मैथ्स कैलकुलेशन मतलब डेली टू डेली बेस में आती है और आप नहीं कर पाते हो तो भी आप सीख सकते हो। ओह दैट्स गुड। और इस पे हमने और स्किल के कोर्सेज डिज़ाइन करने का प्लान किया, जैसे स्पोकन इंग्लिश हो गया, फाइनेंशियल लिटरेसी हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज जो बच्चे कर पाए। सो ये जो ब्रेनाथॉन आपने ये आपका तीसरा वेंचर हुआ? Yes. मीन्स कि क्योंकि दो तो आपने बताए, संकल्प और लर्न कैप्सूल, तो ये ब्रेनाथॉन किस कैटेगरी में आता है? ये ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, या किस तरीके से इस पे वर्क कर रहे हैं? ब्रेनाथॉन एज ऑफ नाउ ऑनलाइन है। हम ऑनलाइन कोर्सेज पे ज़्यादा फोकस्ड है। इन फ्यूचर हमारा विजन है कि ब्रेनाथॉन को भी ऑफलाइन लाया जाए, बिकॉज जो स्कूल के बच्चे हैं ना उसमें रिजल्ट ऑफलाइन में ही मिलेगी। सो अभी स्प्रेडिंग के लिए, अवेयरनेस के लिए आप बोल सकते हो, हम वैदिक मैथ्स की अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं, इसलिए हम उसको ऑनलाइन ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। बिकॉज एटलीस्ट लोगों को पता तो चले
कि क्या चीज़ है, किस तरीके से है, क्या मतलब क्या क्या सीखा जा सकता है। ऑल्सो दूसरे ऐसे भी कोर्सेज जो बहुत ही स्मॉल टिकट में हम दे सकते हैं, जैसे 500 रुपये में दे दिया कोर्स, लेकिन उसमें वैल्यू मिलेगा आपको। ऐसा नहीं कि कुछ भी डेटा हम शेयर कर रहे हैं, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, कोई सा भी टॉपिक बना के कोर्स बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। जितने भी कोर्सेज है उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू हम दे रहे हैं, और ऐसी वैल्यू दे रहे हैं जो उसकी कॉस्ट से ऑलमोस्ट आप समझो 10-20 टाइम्स है। Amazing. So it's a win-win for any student or any professional कि वो एक बार इसमें अगर ऑनलाइन ऑप्ट करता है तो अफोर्डेबिलिटी भी है, एट द सेम टाइम बहुत अच्छे लेवल का एजुकेशन भी उनको होता है। परफेक्ट। सो ये एजुकेशन सेक्टर जिस तरफ जा रहा है अभी इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो मतलब अब जैसे आप एक एरिया में इंस्टीट्यूट चला रहे हो, तो ऐसे पूरे इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो इस तरीके की बिजनेसेस को इस सेक्टर के अंदर परस्यू कर रहे हैं। सो नेक्स्ट 5 ईयर डाउन द लाइन आप क्या देख रहे हैं कि ये सेक्टर कैसे ग्रो हो रहा है, किस तरफ जा रहा है ये एजुकेशन इंडिया के अंदर, स्पेशली बिकॉज बीइंग अ यंग कंट्री और भी जिम्मेदारी है हमारी, क्योंकि बहुत सारी फोर्स बिलो 25-30 है जो एजुकेशन सीख कर रही है। सो द लेवल ऑफ एजुकेशन और ग्रोथ किस तरफ जा रहा है आपके हिसाब से? एजुकेशन पूरे सेक्टर की हम बात करें तो जैसे उसको मैं डिवाइड करूँगा, स्कूल एजुकेशन, फिर ग्रेजुएशन एंड स्किल बेस्ड कोर्सेज। सो स्कूल एजुकेशन की हम बात करें तो अभी रिवॉल्यूशन, बिकॉज डिजिटल प्रोडक्ट्स का हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे कुछ वीडियोस हैं, मैंने लर्न कैप्सूल के पेज पे डाले हुए हैं, जिसमें हम एनिमेशन ग्राफिक्स के थ्रू पढ़ाते हैं। ओके। अब समझो एक कोई बच्चा है, उसको आपको कुछ समझाना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, उसको सोलर सिस्टम समझाना है। सोलर सिस्टम आप वाइट बोर्ड पे पढ़ाओ, एक पिक्चर ड्रॉ करो, उसमें आप प्लैनेट्स और उसकी ऑर्बिट्स ड्रॉ करो और उसको दिखाने की कोशिश करो, और वो समझे और वो याद रखे। और दूसरी जगह जहाँ पे मैं उसको 3D में दिखा रहा हूँ कि आपका सोलर सिस्टम ऐसा बना हुआ है, सन का कलर एक्चुअल में ऑरेंज या फिर येलो आ रहा है, अर्थ जो है उसका जो कलर है वो ब्लू आ रहा है, ऐसे जितने भी प्लैनेट्स है उसकी ऑर्बिट जो है इस तरीके से है, और उसको मैं 3D में रोटेट करके दिखाऊं और बच्चा वो देखे और उसको समझे। तो दोनों में बिग डिफरेंस। बच्चा अगर 3D में देखेगा और उसको समझने की कोशिश करेगा तो कभी भूलेगा नहीं। और ऐसे जितने भी टॉपिक्स है सिलेबस, साइंस में, मैथ्स में, एसएस में, उनको हम उस तरीके से रिवॉल्यूशनरी मतलब आइडियाज बना के दिखा के पढ़ा सकते हैं। तो उसमें बेनिफिट यह है कि बच्चे भूलते नहीं है। सो अभी जितना भी हम ये टेक्नोलॉजी का यूज करके बच्चों को पढ़ाएंगे, उतना बच्चों के लिए बेनिफिशियल है कि लॉन्ग टाइम तक वो याद रखें। राइट। मेरे ध्यान में जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसकी मैं बात करूँ तो प्रॉब्लम आपने मतलब ये सब जगह की डिस्कशन होती है कि बच्चा 10th तक अच्छा था पढ़ाई में, 9th तक अच्छा था पढ़ाई में, फिर उसने 11th-12th में साइंस कर ली या फिर कॉमर्स कर ली और उसका रिजल्ट सडनली डाउन हो गया। जैसे उसके 10th में 90+ नंबर्स आ रहे हैं और 11th-12th में जाके वो पास भी नहीं हो रहा है या फिर वो स्ट्रगल कर रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? प्रॉब्लम की तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं कि ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ बिकॉज 10th क्लास तक जो उसको टीचिंग दी उसमें हमने उसको यही सिखाया कि ये डेटा है, ऐसा पूछते हैं, ऐसा बुक्स में लिखा हुआ है, इसको रटो, इसको 3 बार लिखो और छाप के आ जाओ। राइट। और आपके नंबर्स आ जाएंगे। लेकिन कोई ये नहीं समझा रहा कि इसके पीछे की साइंस क्या है, इसके पीछे की लॉजिक क्या है। अगर बच्चा लॉजिक समझता, उसके पीछे का जो साइंस है उसको समझता और फिर लिखता, भले ही वो अपने वर्ड्स में लिखता, लेकिन उसका कंसेप्ट क्लियर होता, तो 11th-12th में जब ऐसे कंसेप्ट पढ़ने की मतलब टाइम आता या फिर कुछ इनोवेटिव समझने का टाइम आता या फिर MCQ सॉल्व करने का टाइम आता जिसमें कुछ लॉजिक लगाना होता, तो लगा बात। तो जब मैं पढ़ रहा था तभी ये प्रॉब्लम थी। वेरी ट्रू। इट इज स्टिल परसिस्टिंग। हाँ, प्रॉब्लम है अभी, तभी भी थी, अभी भी है और ये चलती भी रहेगी। अगर हम कंसेप्चुअल लर्निंग बच्चों को नहीं कराएंगे तो ये स्कूल्स में, स्कूल एजुकेशन में जो अभी रिवॉल्यूशन है ना वो आ रहा है, और काफ़ी सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स है, स्कूल्स है, टीचर्स है जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उससे बेनिफिट हो रहा है, उससे कंसेप्चुअल लर्निंग मिल रही है बच्चों को। हाँ, थोड़ा डिसएडवांटेज है कि मोबाइल यूज़ करते हैं, ये है वो है। सो टेक्नोलॉजी के अपने बेनिफिट्स है, अपने मतलब नुकसान है। सो उसको हमको थोड़ा सा संभल के यूज़ करना है। मतलब अब देखो, अगर हम उसको बैलेंसिंग मशीन में रखें ना तो ऑलवेज जो बेनिफिट्स है ना वो ज़्यादा ही है, तो लॉसेस है वो कम ही है।
सो स्कूल एजुकेशन अभी इंडिया के अंदर मतलब ऐसा स्टेज पे जाएगा जिसमें हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे बच्चों से कि उनको बहुत ही कम उम्र में काफ़ी सारे नॉलेज हो। ओके, सागर आपने बताया कि 50% स्टूडेंट आपके पास आते हैं जो कम्पिटिटिव एग्जाम की जब उनकी सीट्स निकलती है गुजरात की तब। सिलेक्ट होता है, जैसे 100 सीट्स निकली हाँ, तो 50% से ज़्यादा मेरे पास पढ़े बच्चे सिलेक्ट होते हैं। सिलेक्ट होते हैं। सो जो आपके पास जो आते हैं पहले एनरोलमेंट के लिए या मतलब, तो ये आपकी मार्केटिंग या आप अपना प्रमोशन कैसे करते हैं? एक थोड़ा उस पे हमें आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि आप डिजिटल से लाते हैं, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी हो रही है या कुछ ऐसा रेफरेंस वैल्यू काम करता है? आपका मोड क्या है? किस तरीके से आप इनको एक्वायर करते हमने सब किया हुआ है। हैं? मैं शुरू से बताऊँ, 2017 पे बात करें जब ये जो भी रिक्रूटमेंट्स है वो बहुत ही बड़े लेवल पे आई गुजरात में, तब हमने ऑफलाइन मार्केटिंग करी। जितने भी हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज है उनके बाहर हमने बोर्ड्स लगाए थे, मार्केटिंग बैनर्स होर्डिंग्स लगाए थे। अच्छा। डिजिटल मार्केटिंग भी करी, ऑल्सो व्हाट्सएप, बल्क व्हाट्सएप मार्केटिंग तभी नया नया आया था मार्केट में, SMS मार्केटिंग था, वो सब भी किया था। लेकिन उस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स मुझे मिला वो उस टाइम पे मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम मार्केटिंग से मिला। ओके। ऑलमोस्ट मैं ऐसा बोल सकता हूँ स्टैटिस्टिक्स पे कि मेरे 70% से ज़्यादा बच्चे का एडमिशन उसी की वजह से हुआ था। मतलब वहाँ से जो लीड्स आई थी उसी में से हुआ था। तो आप फेसबुक पे ऐड चलाते थे? यस, वो मैंने खुद से ही सीखी यूट्यूब के वीडियो देख देख के, और मैं खुद ही कैंपेन चलाता था और खुद ही सब रिजल्ट एनालिसिस करता। उस टाइम पे मुझे मतलब इतना एडवांस कोई टेक्नोलॉजी नहीं था और इतनी ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं थी इसकी, तो मैं क्या करता था, सिंपली ट्रैफिक कैंपेन चलाता था और एक गूगल फॉर्म बना के वहाँ पर रिडायरेक्ट करता। ओके। और इंक्वायरीज मुझे वहाँ से मिलती थी और उसको फिर कॉल किया, अपडेट किया और उसको कन्वर्ट करके ऑफलाइन कोचिंग में एडमिशन कराते थे। तब माहौल ऐसा था कि बच्चे पूरे गुजरात से कोने कोने से आके यहाँ पे मेरे सेंटर पे आके पढ़ते थे। तब मैं गांधीनगर में भी इंस्टीट्यूट चलाता था, तो मेरे 2 ब्रांचेस थे, अहमदाबाद एंड गांधीनगर। सो 70% से ज़्यादा बच्चे ऐसे थे जो बाहर से आके PG में रह के यहाँ पे कोचिंग करते थे। ओके। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग आपको मतलब इन टर्म्स ऑफ पेड मार्केटिंग फेसबुक और इंस्टा पे उससे बहुत ही बेनिफिट हुआ। फिर आया कोविड। सो कोविड में तो ऑलमोस्ट 2-3 महीना सब बंद हो गया। मेरी ऑफलाइन बैचेस चल रहे थे, मेरे पास 500 बच्चे हैं पढ़ाने को, सब बंद है। ओके। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है उनको कैटर करने का और कोई आइडिया नहीं है कि लॉकडाउन कब शुरू, मतलब कब ओपन होगा और ये सब कब शुरू होगा। उस टाइम पे मैंने बनाया मेरा यूट्यूब चैनल और मेरी फर्स्ट वीडियो मैंने डाली यूट्यूब। घर से मैंने शूट करी और अपलोड करी यूट्यूब खुद ही। उसके बाद ये जर्नी बहुत अच्छी चली बिकॉज फिर मैंने बनाया स्टूडियो और मैंने लाइव यूट्यूब लाइव लेना शुरू कर दिए। और फिर मेरी जो ऑडियंस थी, जो मतलब मुझे देखना चाहती थी, मेरे से पढ़ना चाहती थी, जो ऑफलाइन में ऑलरेडी 200-500 बच्चे हमारे पास थे, उन लोगों ने ज्वाइन किया, यूट्यूब पे सेशन में आना शुरू किया और इंस्टाग्राम पेजेस पे हमने कुछ पोस्ट मतलब क्रिएटिव्स वगैरह डालना शुरू किया और टेलीग्राम चैनल बना दिए। तो ये सब जगह हम जो भी एक्टिविटी करते थे वो जा रहा है ऑर्गेनिकली। जैसे मैं आज लाइव सेशन कर रहा हूँ, 2 दिन पहले मैं स्ट्रीम क्रिएट करके डाल देता था, बच्चे वेट करते थे, 200 बच्चे लाइव आ रहे हैं, 300 बच्चे लाइव आ रहे हैं। सब्सक्राइबर नंबर हमारा 2-3 हज़ार था, 200 बच्चे लाइव आ रहे हैं। ओके। यहाँ से हमारी ऑनलाइन जर्नी शुरू हुई बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास कोई छोटा मोटा प्लेटफॉर्म ऑफलाइन में तो क्रिएट किया हुआ था। राइट। तो 3 साल हमने 2020, 2021, 2022 यूट्यूब पे लगातार ऐसी लाइव एक्टिविटी, रिकॉर्डेड वीडियो सब करी और हमारा जो ऑर्गेनिक ऑडियंस था ना उसको बिल्ड कर दिए। यूट्यूब पे भी बिल्ड किया, टेलीग्राम चैनल पे भी बिल्ड किया, इंस्टाग्राम पे भी बिल्ड किया। ऑन एन एवरेज कितना बजट डालते थे आप पेड मार्केटिंग पे जब करते थे तब? जब शुरू किया था ना तब हमने 2017 में अराउंड 1 लाख के आसपास बजट डाला था और हमने ऑलमोस्ट 1.5 CR के आसपास बिजनेस किया। अमेजिंग। बिकॉज इसमें हमारा टिकट साइज थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। हाँ। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग रहता है तो 25-30 हज़ार फीस लगती है। राइट। सो उसमें हमारा जो मतलब कॉस्ट आता है ना मार्केटिंग का वो बहुत ही कम आता है डिजिटली देखे तो। अगर मैं ऑफलाइन कर रहा हूँ, प्रिंट मीडिया या फिर बैनर्स लगा रहा हूँ, तो मेरा कॉस्टिंग इससे 10 गुना जा रहा है। राइट। जो मेरा डिजिटल मार्केटिंग में जा रहा है उससे 10 गुना बजट मेरा इस सब में जा रहा था। ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग से बहुत ही ज़्यादा। सो ये जो आप डिजिटल मार्केटिंग के लिए जो भी एड्स वगैरह बना रहे होंगे या जो कंटेंट बना रहे होंगे वो कहाँ से बनाते थे? किस तरीके के प्लेटफॉर्म थे या खुद
क्रिएट करते थे या मैं- किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले रहे थे? यस, मैंने ये सब किया हुआ है जो भी आप बोले सब। जैसे मैंने ग्राफिक्स डिजाइनर को हायर करके क्रिएटिव्स बनाए हुए हैं। मैंने कैनवा यूज किया हुआ है। कैनवा में खुद से एडिटिंग करके भी मैंने पोर्ट्स डाले हुए हैं। हाँ, ऑल्सो ये ब्रांड्स लाइव का भी मैं पेड यूजर रह चुका हूँ। अभी आई थिंक मेरा सब्सक्रिप्शन संकल्प एजुकेशन का चालू ही है। हाँ, तो मैं मतलब 2-3 अलग अलग प्लेटफॉर्म से क्रिएटिव्स बना के फिर सोशल मीडिया में अपलोड करता था। और सबसे ज़्यादा जो हमको रिस्पांस मिला ना, वो हमारे यूट्यूब ऑडियंस का मिला। जैसे यूट्यूब में जो सब्सक्राइबर हमको मिले, वो पहले फ्री में कंटेंट देख के गए, फिर उनको पता चला कि यहाँ पे वैल्यू मिल रहा है, यहाँ पे कुछ हमको मतलब मिलेगा जिससे हमको बेनिफिट है। Right. तो फिर वही मेरे पेड कस्टमर बने और सामने से आए। मुझे उनको जाके ऐसा बोलना नहीं पड़ा कि आप कोर्स ले लो, हम बेच रहे हैं। ये हमने कभी नहीं की और हमने कभी कोल्ड कॉलिंग नहीं की। संकल्प एजुकेशन में मैंने आज दिन तक कोल्ड कॉलिंग नहीं करवाया, अब भी मैं नहीं करवाता, बिकॉज हम इतना वैल्यू दे ही रहे हैं कि बच्चे सामने से आ रहे हैं। और उसका मुझे एक थोड़ा सा ये भी है कि प्राउड भी है कि हम गुजरात में पायोनियर है, स्पेशली जीपीएससी एंड सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कोचिंग के लिए। ऑल्सो हम सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने वाले इंस्टीट्यूट भी है। इट्स अमेजिंग ग्रोथ स्टोरी बिकॉज आप सबसे ज़्यादा इंडियन ब्यूरोक्रेट्स में भी हेल्प कर रहे हो, ऐसा हुआ है तो एक तरीके यस, बोल सकते हैं। काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स में हमारे बच्चे काम कर रहे हैं। जैसे सचिवालय में काम कर रहे हैं, आरटीओ डिपार्टमेंट में है, रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट में है, इरिगेशन डिपार्टमेंट में है, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में है। अब मतलब टेक्निकल के जितने भी डिपार्टमेंट्स है, मैरीटाइम बोर्ड हो गया, जीएसएससीएल हो गया, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन गुजरात में, सब में हमारे बच्चे अभी जॉब कर रहे हैं। सो ये जो कोविड के बाद जो डिजिटल रेवोल्यूशन एक तरीके से शुरू हुआ कि जो लोग पहले इंटरनेट पे नहीं थे या सोशल मीडिया पे नहीं थे, उनको भी फोर्सफुली आना पड़ा बिकॉज दैट 3 month 4 month गैप हैज increased the lot of new users and especially the Instagram and Facebook community के अंदर. So उनके आने से जो शिफ्ट आया है, मतलब इन टर्म्स ऑफ लेट्स से ऑनलाइन कोर्सेस आपको चालू करने का वो मस्ट है कि चालू करने ही पड़ते हैं। मार्केटिंग को पूरा शिफ्ट जो ऑफलाइन से था वो ऑनलाइन चला गया है। सो अब जो एआई का वेव आ रहा है, आपको क्या लगता है एजुकेशन सेक्टर में ऐसा कौन सा बड़ी क्रांति आ सकती है या जो 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 लोकल लेवल पे आपको इम्पैक्ट करेगी या आपके जैसे इंस्टीट्यूट को इम्पैक्ट करेगी? इम्पैक्ट करेगी अगर हम पॉजिटिव वे में देखें तो एआई का अगर हम यूज़ कर रहे हैं एजुकेशन सेक्टर में भी देख ले या फिर बिजनेस में भी देख ले, तो 100% श्योर की ग्रोथ है ही, बेनिफिट है ही। जैसे मुझे कोई कंटेंट डिज़ाइन करना है, लिखना है, तो मैं एआई के यूज़ से इजीली कर सकता हूँ। मतलब एक ये कोविड के बाद है ना, ये मार्केटिंग में एक नया वर्ड ऐड हुआ, कंटेंट मार्केट। ये पहले इतना मतलब पॉपुलर नहीं था या फिर लोग नहीं कर रहे, लेकिन अभी क्या है कि कंटेंट मार्केटिंग से आपका जो कॉस्ट है ना वो बहुत ही कम हो रहा है, बिकॉज ऑर्गेनिक वे से आपको कस्टमर्स मिलने शुरू हो गए। सो हम वो कंटेंट एआई के यूज से बना सकते हैं। जैसे मैं भी कभी कभी यूज कर लेता हूँ चैट जीपीटी, जो आपको पूरे मंथ का स्ट्रेटेजी बना के देता है, कंटेंट लिख के देता है, टॉपिक्स लिख के देता है। ऑल्सो अगर आपको ब्लॉग्स लिखना है तो वो ब्लॉग्स भी फ्रेम करके उसके आइडियाज भी लिख के दे देता है। सो मैं राइटिंग के लिए पर्टिकुलर बात करूँ तो मैं खुद चैट जीपीटी, कॉपी एआई, ये सब एआई टूल्स का यूज करता हूँ। ये तो ऐसा हुआ ना कि आपके बच्चे भी तो यूज कर सकते हैं फिर। हाँ, आपके पास क्यों आएंगे कह रहे कि हम चैट जीपीटी का यूज करके पूरा लेक्चर समझ सकते हैं पूरे एग्जाम्पल के साथ है Yes. तो वो इम्पैक्ट आ रहा है क्या ऐसे? नहीं आ सकता, रिस्पॉन्सेज अभी नहीं आ रहा है, नहीं अभी नहीं आ रहा है, लेकिन ये आ सकता है, 110% आ सकता है। अगर बच्चे खुद से एआई के थ्रू पढ़ना शुरू करें तो टीचर्स को इम्पैक्ट आ सकता है। ऑल्सो एजुकेशन बिजनेस को भी काफी बड़ा इम्पैक्ट। क्या तैयारी है आपकी इसके लिए? कुछ प्लान? हम भी कुछ एआई का बना लेंगे तब तक। अच्छा, और हम भी ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे जो एआई के माध्यम से उनको दे पाए। एक ये भी थॉट प्रोसेस है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कि बच्चे बचपन से अगर किसी ना किसी टीचर के साथ पढ़े तो वो एआई से नहीं पढ़ पाए, थोड़ा सा रेजिस्टेंस आएगा। ओके, बिकॉज उनको कोई समझाने वाला चाहिए, बिकॉज उनकी मतलब बचपन से लर्निंग ऐसी ही रही है कि कोई समझाए और वो समझ में आए। हाँ, वीडियो अगर एआई बना पाए तो पॉसिबल है कि टीचर्स की जरूरत नहीं पड़े, लेकिन वो डेवलपमेंट आने में अभी थोड़ा टाइम है, थोड़ा नहीं काफी टाइम। ठीक है, चलो वो फार फेस्ट है, हम देख सकते हैं, बट आएगा, ऐसा टाइम लग रहा है कि हाँ। यस है। तो अभी करंट सिचुएशन में जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक छोटे से
महाराष्ट्र के नागपुर के आसपास के कोई एरिया से कोई इंस्टीट्यूट है जो सेम कैटेगरी में है आपकी जैसे ही वो काम कर रहा है, तो आप उसको क्या सलाह देंगे अभी कि उसको किन चीज़ों का अभी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपने कुछ सालों पहले चालू किया या अभी आपको टाइम हो गया इस इंडस्ट्री में, अभी जो नए आ रहे हैं, अभी जो शुरू कर रहे हैं, उनके लिए क्या एक एक गाइडलाइन होनी चाहिए कि अगर ये इस तरीके से करोगे तो ही सक्सेसफुल होगे, या कुछ प्रैक्टिसेस है जो नहीं करनी चाहिए जहाँ पे वो रॉन्ग जा सकते हैं अभी के सिनारियो में? हाँ, मतलब बिजनेस सक्सेस के बारे में अगर बात करें तो कोई थंब रूल नहीं है कि यही करेंगे तो सक्सेस मिलेगा। सब हिट एंड ट्रायल ही कर, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। मतलब लग जाए तो जल्दी मिल जाएगा, नहीं लगे तो हमको ट्राई करता रहना है और मतलब कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करना पड़ता है। सो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, आप प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग करो पहले। जैसे अगर आप पढ़ा रहे हो, आप अपना टीचिंग जो है, अपना जो प्रोडक्ट आप दे रहे हो, जो चीज़ पढ़ा रहे हो, जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, या फिर जिस चीज़ की कोचिंग दे रहे हो, डेफिनेटली। आप स्ट्रॉन्ग करो। इतना स्ट्रॉन्ग करो कि आप जिनको कंपटीटर मानते हो वो आपके लेवल तक पहुंचने में टाइम लगा दे। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो संकल्प एजुकेशन में जो हम क्वालिटी और जो सर्विसेज दे रहे हैं और जो क्वालिटी ऑफ टीचिंग दे रहे हैं, उसमें हम काफ़ी आगे। सो उस बेसिस पे मुझे ऐसा मतलब कोई डर नहीं है कि कल को कोई आ जाएगा और बिजनेस खत्म हो जाएगा या फिर कंपटीशन आ जाएगा तो हमको कोई लॉस बेयर करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो है वो आप अपने खुद के प्रोडक्ट को स्ट्रॉन्ग करो, अपनी जो टीचिंग क्वालिटी है उसके ऊपर काउंट करो। दूसरा, आप पहले विजन बनाओ, ऑफलाइन में ग्रोथ करनी है या ऑनलाइन में ग्रोथ या फिर दोनों में करनी है। तो आपके स्टेप्स ऐसे होने चाहिए कि आप स्टेप बाय स्टेप उसको आगे लेके चलो। सबसे पहले तो आपको सोशल मीडिया पे प्रेजेंस क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग भी चलाते हो, आपका विजन लंबा नहीं है लेकिन आपको खुद की कोचिंग नज़दीक एरिया में चलानी है, तो आपको जैसे गूगल माई बिजनेस पे लिस्ट कराना पड़ेगा, उसको वेरीफाई कराना पड़ेगा, आपको कुछ प्रोडक्ट और सर्विसेज का गूगल को लिस्ट देना पड़ेगा, आपको एक बेसिक वेबसाइट बनानी पड़ेगी, आपको इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेजेस बनाने पड़ेंगे, और मतलब छोटा मोटा जो भी कंटेंट आप बना पाओ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब ऐसा मतलब कैमरे से शूट किया हुआ और बहुत ही मस्त एडिट किया हुआ कंटेंट ही डालो तभी आपको रीच मिलेगी या तभी आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका कंटेंट स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको रीच मिलेगी। मैं इसमें एक रेफरेंस देना चाहूँगा। इंस्टाग्राम में अभी मैं मतलब काफ़ी सारे एजुकेटर्स को फॉलो कर रहा हूँ। उसमें मेरे ध्यान में एक महाराष्ट्र में ही काम कर रहे हैं, शायद मुंबई के आसपास, संजय अपन सर है, कॉमर्स फील्ड में पढ़ाते हैं। ओके। वो अपने क्लास की वीडियो डालते हैं, जो लेक्चर में वो पढ़ाते हैं वही वीडियो डालते हैं, लेकिन पूरा वीडियो जो क्लास शॉर्ट वीडियो डालते हैं। अच्छा, शॉर्ट। मतलब जैसे कोई एक टॉपिक पढ़ाते हैं तो वो जो वो एक्सप्लेन करते हैं वही वीडियो डालते हैं। ओके। अब उनकी वीडियो देखोगे आपको पता चल जाएगा वीडियो की क्वालिटी इतनी बेटर नहीं है जितनी लोग डाल रहे हैं। उनसे काफ़ी बेटर क्वालिटी वाले वीडियोज कहीं सारे एजुकेटर्स डाल रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन उनका कंटेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग। आप उनको सुनोगे तो आपको मजा आएगा और आपकी एक लर्निंग भी आपको मिल जाएगी, आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। सो ऐसा कंटेंट डालेंगे तो ऑब्वियस चीज़ है कि आपको जल्दी जल्दी रिकॉग्निशन मिलना शुरू हो जाएगा। और दूसरा ये कि आपको थकना नहीं है। आप टीचर हो, आप बच्चों को मोटिवेट करते हो, कंसिस्टेंसी बेसिकली। हाँ, मतलब आपको थकना नहीं है। 6 महीने बाद थक गए, 1 साल बाद थक गए, आप अपने कैपेसिटी में जितना काम करो, डिजिटली या फिर ऑफलाइन, आप करते रहो, लेकिन अपनी कैपेसिटी में करो, लेकिन उसको कंसिस्टेंटली करते रहो। 6 महीने, 1 साल, 2 साल रिकॉग्निशन जब आएगी तब आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे कि कितने लेवल तक आ रही है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जैसे मैंने वीडियो डालना शुरू किया यूट्यूब पे, धीरे धीरे सब्सक्राइबर बढ़े, धीरे धीरे लाइव आना शुरू हुआ। फिर जैसे मैंने बैच लॉन्च किया, तब तक तो मैं फ्री में पढ़ा रहा था यूट्यूब में। शुरू में मैंने कोई बैच नहीं लॉन्च किया, बिकॉज कोविड का ऐसा चल रहा था वेव, और पता ही नहीं था कि मतलब रिक्रूटमेंट कब आएगी, मतलब कब एग्जाम लेंगे, उसकी डेट आएगी कि नहीं आएगी, ये सब अनसर्टेनिटी थी। तब हम फ्री में पढ़ा रहे थे। ओके। लेकिन जब हमने बैच लॉन्च किया ना, एक ही वीडियो में सारे एडमिशन आ गए, दूसरा कुछ करना ही नहीं पड़ा। इंटरेस्टिंग। बिकॉज हमने वैल्यू दिया था फ्री में, ऑल्सो कंसिस्टेंटली कुछ एक्टिविटी करी थी सोशल मीडिया पे, तो ये हेल्प कर सकता है। अगर आपको ग्रो करना है तो आप कुछ वैल्यू दो। सो आई थिंक सही बात है। काफ़ी लोगों का प्रॉब्लम यही होता है कि एक दो बारी पोस्ट करते हैं, हाँ, फिर पोस्टिंग छोड़ देते हैं, फिर वो अकाउंट डेड हो जाता है, उस पर कुछ डालते नहीं हैं। और अभी तो बहुत सारे मीडियम हैं, जैसे यूट्यूब शॉर्ट्स है, इंस्टाग्राम स्टोरीज़ है, तो ये बहुत ही एक्टिव और हाईली रिसेप्टिव वहाँ पे ज़्यादा है लोग कि एकदम से देख के तुरंत ही रिप्लाई करते हैं। लोगों के सेल्स हो रहे हैं, हमने देखा है जितनी और भी सेक्टर्स में। तो एजुकेशन में क्या लग रहा है, जो बच्चे
नेक्स्ट जनरेशन जो आ रही है या जो जेन जी और जेन अल्फा बोल रहे हैं जिनको, तो ये लोग उनका कंटेंट कंजम्पशन का पैटर्न पूरा चेंज हो रहा है इन टर्म्स ऑफ बिकॉज ऑफ मोबाइल स्क्रीन आवर ज़्यादा है उनके, और तो टेक्स्ट बुक्स कम यूज़ करते हैं अभी। तो आने वाले टाइम में ऐसा लग रहा है कि सारा फोकस ऑनलाइन हो जाएगा। आपको अगर एक साइंस का एक फॉर्मूला भी या मैथ्स का एक फॉर्मूला उनको सिखाना है, तो भी आपको वो ऑनलाइन वाला मीडियम ही लेना पड़ेगा। हाँ, ऐसा मतलब हो सकता है, लेकिन ये स्कूल के बच्चों के लिए नहीं होगा। मान सकते हैं कि 10th क्लास प्लस पे ये हो सकता है। अब कोचिंग भी तो चल ही रही है ना, कोचिंग, हाँ। आप कोचिंग भी कराते हो, तो अब कोचिंग में भी क्योंकि स्कूल जा रहा है बच्चा फिर भी कोचिंग में आता है, आता है, हाँ। तो डेफिनेटली सर्टन एक्स्ट्रा एजुकेशन के लिए आ रहा है, तो उस केस में पेरेंट की मेंटालिटी देखिएगा तो वो तो यही सोचेंगे ना कि अगर चलो वहाँ जा रहा है, अब उसको ऑनलाइन भी कुछ अच्छा मिलता है तो वो क्यों ग्रैब नहीं करेंगे। यस, वो लोग ग्रैब तो करेंगे बिकॉज अभी डिमांड है टेक्नोलॉजी के यूसेज की, और जैसे जैसे ये आगे चलेंगे ना वैसे वैसे ये डिमांड बढ़ने ही वाली है, लोगों को इसकी हैबिट भी लगने ही वाली है। सो मतलब इसके ऊपर हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे साइंस की कोई वीडियो बना दी और उसको इंटरेस्टिंग वे में बनाई जिसमें हम मतलब एंगेज कर पाए बच्चों को और कंसेप्ट भी सिखा पाए, जैसे वो हम क्लास में करते हैं प्रैक्टिकली। मतलब बच्चों को जब हम क्लास में पढ़ाते हैं ऑफलाइन, तो हम उनको एंगेज करने के लिए ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट्स करवाते हैं या फिर ऐसा कोई एग्जाम्पल दे के समझाते हैं। तो अगर उनके वीडियोस बनाए जो अभी काफ़ी क्रिएटर्स बना रहे हैं इंस्टाग्राम शॉर्ट्स इंस्टाग्राम रील्स पे और यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी चाहते हैं, तो एंगेजमेंट मिल सकती है। जैसे साइंस एंड फन करके एक चैनल है जिनको काफ़ी रिकॉग्निशन मिला है, फिजिक्स वाला है, उनके एक्सपेरिमेंट वाले वीडियोस को काफ़ी रिकॉग्निशन मिला है, काफ़ी व्यूज़ भी मिले हैं। तो वो लोग ऐसा कंटेंट बनाते हैं साइंस को लेके स्पेशली, जिनमें एंगेजमेंट मिलता है और बच्चे वहाँ से सीखना पसंद करते हैं। लेकिन उसका एक थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि वो सस्टेन नहीं कर पाएगी नॉलेज। अगर उनको ये शॉर्ट वीडियो के माध्यम से नॉलेज हम देने की कोशिश करें, वो नोट्स नहीं बना रहे, वो कहीं पे उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे, तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि वो सस्टेन नहीं कर पाएगी, वो भूल जाएंगे। इसके लिए उनको थोड़ा सा लॉन्ग आवर्स बैठना पड़ेगा और मतलब सिस्टमेटिक वे में प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तभी जाके ये हेल्पफुल रहेगा। अगर खाली जैसे ही अभी स्क्रॉल के जैसे वीडियोस जैसे हम देखते हैं वैसे ही साइंस के वीडियोस देखेंगे तो कुछ कुछ कंसेप्ट याद रहेंगे, बाकी मिस हो जाएंगे। सो आई थिंक इससे हम ये डिराइव कर सकते हैं कि आप ये कह रहे हो कि ऑनलाइन आएगा बट ऑफलाइन उतना ही इम्पोर्टेंट रहेगा एजुकेशन के लिए, स्पेशली जहाँ पे एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात है। तो आई थिंक दैट इज़ द राइट टेक, जितना मुझे समझ आ रहा है कि लोगों को इस सेक्टर में जितने भी बिजनेसेस है अभी, तो आई थिंक उनके लिए एक ये सिक्योरिटी हो सकती है कि भाई ऑफलाइन तो रहेगा ही, ऑनलाइन उसका पार्ट हो सकता है, उसको इनहेंस कर सकता है उसमें और एक्साइटमेंट ला सकता है, बट उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। नहीं, दैट इज व्हाट मेरे ख्याल से आप समझ। यस, रिप्लेस नहीं कर पाएगा और करना भी नहीं चाहिए। एज ए टीचर मैं मतलब एज ए टीचर बात करूँ तो नहीं करना चाहिए, बिकॉज हम एंशियंट हिस्ट्री में जाए, जब हम मतलब जब जैसे हम जो भी स्टोरी सुन के बड़े हुए हैं उसमें जैसे गुरुकुल होता है, तो जो वैदिक हमारी परंपरा रही है उसमें बच्चे को जाना होता है, हॉस्टल में रहना पड़ता है, वहाँ पे मतलब कुछ एक्टिविटीज दी जाती है वो भी करना है, साथ में पढ़ाई भी करनी है। जैसे उस टाइम पे ऐसा था कि राजा का बेटा है फिर भी उसको सफाई भी करनी है, खुद का काम खुद से ही करना है, तो वो उसका नर्चरिंग हो रहा था, वहाँ पे उसको कुछ और चीजें सीखने को मिल रही थी। अगर आप सारी चीज ऑनलाइन कर दोगे और उसको घर से ही पढ़ना है तो लोगों के साथ इंटरेक्शन करना ही नहीं सीखेंगे। बच्चे को आप अगर स्कूल नहीं भेजोगे या फिर कोचिंग में आप उसको मतलब झुंड में नहीं बिठाओगे, सिंपली हम एक सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो दोस्त नहीं बना पाएगा, वो किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, वो सामने जो मतलब उनका दोस्त है या कोई अदर पर्सन है उसको जज नहीं कर पाएगा। तो ये तभी कर पाएगा जब उसको कुछ कंपटीशन मिले, कुछ ऐसे ग्रुप्स मिले, दोस्त मिले, एनवायरनमेंट मिले। तो वो स्कूल में भी मिलता है और कोचिंग में भी मिलता है। कोचिंग में थोड़ा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट ज़्यादा मिलता है, तो स्कूल में इतना कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है, मतलब जो रूटीन शेड्यूल है उसके हिसाब से चलता है। लेकिन कोचिंग में क्या होता है, हम उनके ऊपर प्रेशर बना देते हैं कंपटीशन का। तो जिनको कंपटीशन में आगे बढ़ना है या फिर जिसको मतलब इंटेंस काम करना है उसको थोड़ा सा एनवायरनमेंट मिल जाता है। हाँ, मतलब उसमें भी थोड़े बहुत मतलब लूप होल्स है, कह सकते हैं कि फुल प्रूफ तो नहीं है, लेकिन ये एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तो रियल वर्ल्ड में अगर जाएंगे जब भी तो वो कंपटीशन में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अगर उसने खाली ऐसा ऑनलाइन एजुकेशन लिया हुआ है या फिर खाली वीडियोस देख के मतलब लर्निंग करी हुई है। एक और चीज़ बताइए,
जो डिजिटल मीडिया में एक प्रेजेंस बनाने का बात हमने किया, तो वो किस तरीके की प्रेजेंस होनी चाहिए, या उसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या होने चाहिए, जिससे लेट्स से कंटिन्यूसली क्या एफर्ट करने हैं, जैसे कांस्टेंट एफर्ट करने हैं, बट एक डिजिटल में एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बनाना एक बिजनेस के लिए आज की डेट में कितना इंपॉर्टेंट है, और वो कैसे कर सकता है? अगर आपका विजन है थोड़ा सा भी बड़ा बिजनेस करने का, तो डिजिटल प्रेजेंस में कुछ कुछ चीज़ें आज की डेट पे मस्ट है। जैसे मैं एग्जांपल मैंने अभी भी बोला था, जैसे इंस्टाग्राम पेज होना चाहिए, फेसबुक पेज होना चाहिए, ये 2 रिक्वायरमेंट है। थर्ड है गूगल माई बिजनेस पे आपका लिस्टिंग होना चाहिए, कंपलसरी है, इतना तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है वेबसाइट। हाँ, वेबसाइट अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज जब भी कोई आपको सर्च करेगा या आपको गूगल पे देखेगा तो वो वेबसाइट चेक करने की कोशिश करेगा, चाहे छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो। बहुत बहुत ही छोटा बिजनेस हो तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप उसको एक मतलब छोटे से भी लेवल पे लेना चाहते हैं, मैं अगर इन टर्म्स ऑफ मनी बात करूँ, अगर आप एनुअली 40-50 लाख का भी बिजनेस करना चाहते हैं ना, तो वेबसाइट मस्ट, बिकॉज उसकी इतनी कॉस्ट ही नहीं है कि आपको वो करने में कोई प्रॉब्लम हो या फिर आप उसको अफोर्ड नहीं कर पाए, लेकिन लोग नहीं करते हैं। और बहुत से प्लेटफॉर्म इसको फ्री में भी दे रहे हैं, यस, जैसे brands.live है, ये सब फ्री में वेबसाइट में प्रोवाइड कर रहे मतलब आज की डेट में वेबसाइट बनाना बड़ी बात नहीं है और उसमें कॉस्टिंग भी नहीं जाती है, सो वो पहले ही बना लेनी चाहिए, बिकॉज वो धीरे धीरे आपकी प्रेजेंस को इम्प्रूव करता है। हैं। और उसके अलावा हम बात करें तो स्मॉल बिजनेस ओनर्स को लिंक्डइन प्रोफाइल मैनेज करना चाहिए, ये मस्ट है आज की डेट पे। अगर आपको ग्रो करना है, अगर आपको कनेक्शंस बनाना है, अगर आपको कुछ और मतलब ऐसे लोग चाहिए, जैसे मुझे कभी कोई मतलब टीचर चाहिए या फिर कोई डिजिटल मार्केटिंग के लिए कोई बंदा चाहिए, फ्रीलांसर चाहिए, ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, मैं सीधे लिंक्डइन पे देखता हूँ और मुझे तुरंत मिल जाता है, और मेरा प्रोफाइल देख के वो आ जाता है, उनको भी पता है कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। राइट। सो मैं उसको भी मतलब धीरे धीरे अपडेट कर रहा हूँ और उसमें भी थोड़े बहुत अपडेट्स डालता हूँ। सो पर्सनल ब्रांडिंग की तरफ हो गया, एक तरीके से आपका खुद का भी एक ब्रांड बना। यस यस, उसका बहुत बेनिफिट है। हम्म। जब आप हायरिंग पे जाओगे, जब आपको 1 2 3 बंदे भी चाहिए, आपकी लोकेलिटी में भी चाहिए, तो आप अदर रिसोर्सेज यूज करो, उससे बेटर आप लिंक्डइन यूज करो, उससे आपको बेनिफिट हो सकता है। राइट। क्या एक एंगल ये भी है कि कोर्सेज जो आज की डेट में ऐसे बहुत सारे टूल है, जितना मैं जानता हूँ कि आपको कोर्स क्रिएट करना है तो उसके भी टूल्स है अभी, यस कि आप जाके बस खाली अपना वीडियो रिकॉर्ड करके उस प्लेटफॉर्म पे डाल दो, वो आपका वेबसाइट भी बन जाएगा, वहाँ से कोर्स रिकॉर्ड मतलब कोर्स को सेल करने का तरीके भी बताते हैं, वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल भी Yes. क्रिएट करके देते हैं। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, यस से लर्न वर्ड्स हो गया, या यस, बहुत सारे एक्सली हो गया, जैसे ग्राफी हो गया, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जिसके ऊपर जाके आपको खुद का वीडियो अपलोड करना है, बाकी का सारा ऑटोमेटेड है। ओके। उसमें आपको कुछ एफर्ट्स नहीं लगाना है कोर्स बनाने के लिए, आपको Right. खाली वीडियो अपलोड कर, बाकी का तो सारा है ही। सो अगर आप ऐसे क्रिएटर हो जो आप खुद काम करना चाहते हो और आपको खाली 1 2 कोर्सेज या 3 4 कोर्सेज आपके खुद के ही डालने और कुछ नहीं करना है, Right. तो आप ये प्लेटफॉर्म पे जाओगे, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। अभी एक मार्केटिंग के टूल की बात करें तो अभी अवेलेबल है व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई, मैं यूज़ करता हूँ, अरे वाह। मुझे उससे काफ़ी बेनिफिट है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ, लास्ट मंथ की बात करूँ, संकल्प एजुकेशन में एक नया बैच लॉन्च करना था। मैंने एक टेलीग्राम पे पोस्ट डाला कि ये बैच लॉन्च करने जा रहा है, जिन जिनको इंटरेस्ट हो वो इस वाला गूगल फॉर्म को भर दे। तो मैंने उसके साथ एपीआई लिंक करके चैटबॉट बना के रखा। तो जैसे ही किसी ने उसके ऊपर डेटा डाला, उसको ऑटोमेटेड मैसेज गया वेलकम का, उसको लिंक भी मिल गया, उसका सब हो गया। जिस दिन मैंने कोर्स लॉन्च किया, जितने भी रजिस्ट्रेशन आए थे, एक ही क्लिक में सबको व्हाट्सएप मिल गया। अब नहीं मानोगे, 70 लोगों ने रजिस्टर किया, 70, अमेजिंग। और 53 कोर्स सेल हो गए एक ही दिन, खाली व्हाट्सएप मार्केटिंग से। एक क्लिक पे। हाँ मार्केटिंग भी नहीं, एक क्लिक पे। हाँ, दैट्स और उसका कन्वर्जन कॉस्ट कितना है? 70 रुपीज। इट। तो ये सबसे बड़ी बात है आज की डेट में टेक्नोलॉजी का यूज करने की। राइट। तो ये कर सकते हैं जब आप So WhatsApp API is something that every business should use यूज because आपने लीड तो जनरेट कर ली, उस लीड को कन्वर्ट करने के लिए वो बहुत बड़ा टूल। बहुत बड़ा टूल है और लोग यूज नहीं करते बिकॉज वो थोड़ा सा कॉस्टली है। हाँ आप बल्क व्हाट्सएप के रेट्स को और इसको कंपेयर करोगे ना, तो ये काफी कॉस्टली है। हाँ। मतलब यूज नहीं करते, उसका रीजन यही है कि मतलब पैसों में डिफरेंस है, फिर भी बट नहीं दैट करते। कॉस्ट वो फर्स्ट हैंड पे लगता है ना, कि अभी देखा इसलिए अभी ज्यादा लग रहा है। यस, बट व्हेन इट कम्स टू लीड कन्वर्जन जो आएगा आपके पास उसके थ्रू हाँ, विद इन 1 month 2 month जो भी, वो उसकी कॉस्ट को जस्टिफाई कर ही देगा। जैसे मैं मेरा एग्जांपल दूं, मैंने लास्ट ईयर लिया था, हाँ
और मेरा फर्स्ट कन्वर्जन अभी हुआ। हाँ तो जब मैंने ये देखा तो मैं उससे मतलब इतना वो हो गया कि ये करना है, राइट मुझे इतना अच्छा लग गया कि ये करना है अपने को, तो मैंने उसको ले लिया। लेकिन मेरा कभी यूज़ नहीं हुआ, 6-8 महीने हो गए। लेकिन जिस दिन मैंने पहली बार इसको यूज़ किया तो मुझे इतना ज़्यादा बेनिफिट हुआ। तो जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स है ना, उनका एक ये मैंने देखा हुआ है एटीट्यूड कि वो लोग इन्वेस्टमेंट करने मतलब इन्वेस्टमेंट पे टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्टमेंट करने पे थोड़ा सा डरते हैं, डरते हैं। या फिर वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि ऐसा करेंगे नहीं करें, इतना पैसा डालेंगे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है और आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ग्रोथ करना चाहते हो तो इन्वेस्ट करो। हाँ, एक मतलब कभी ऐसा हो सकता है कि आपको मतलब गलत इन्वेस्टमेंट करनी पड़े या फिर गलत निकले आगे चल के, लेकिन वो आपको कुछ सिखा के जाएगा वो लर्निंग। और लर्निंग है, उससे आपकी ग्रोथ होगी 100%। और आज की डेट में ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जो आपको जिसके लिए आपको किसी पर्सन को रखने की जरूरत नहीं। Yes. यू कैन जस्ट ऑप्ट फॉर द टूल एंड दैट टूल वर्क्स फॉर यू डायरेक्टली कि वो कुछ ना कुछ अच्छा कर ही देगा आपके लिए। यस, मैं व्हाट्सएप एपीआई से हम बात कर रहे थे, तो एपीआई मैं थोड़े अपने व्यूअर्स को भी बताना चाह रहा हूँ कि जो ग्रीन टिक हम देखते हैं, Yes. जैसे बैंक के मैसेज आते हैं आपके पास या बुक माई शो या मेक माई ट्रिप से जो मैसेज आते हैं, तो वो ऑफिशियल चैनल के थ्रू आता है। वो नंबर आपके अंदर सेव नहीं है, बट फिर भी आपके वो मोबाइल पे वो सीधा दिखेगा कि इधर से आपको एक मैसेज आया है और वो ऑफिशियल कम्युनिकेशन लगता है। यस सो इन अ वे वो ब्रांडिंग की तरफ भी हेल्प करता है कि संकल्प एजुकेशन की तरफ से मेरे को एक मैसेज आया है। यस सो इट्स नॉट ओनली प्रमोशनल, मेरे ख्याल से आप उसमें अनाउंसमेंट, लॉट ऑफ कम्युनिकेशन, आप अपने तरफ से बहुत सारी चीज़ें उनको बेच सकते हो। तो व्हाट्सएप एपीआई इज अमेजिंग टूल मेरे ख्याल से। उसको मार्केटिंग एंड यूटिलिटी दोनों के लिए के लिए यूज कर सकते हो। और कई केसेस में हमने ये देखा है कि वो सेल्स पर्सन को रिप्रेजेंट मतलब रिप्लेस कर सकता है। यस क्योंकि वो चैटबॉट भी की तरह भी वर्क करता है। सो इट्स लाइक ऑटो जनरेटेड क्वेश्चन आंसर भी वो दे सकता है, FAQs डाल सकते हो आप अंदर। यस सो लॉट ऑफ FMCG ब्रांड्स आर यूजिंग फॉर सेल्स, मतलब उसके अंदर से डायरेक्ट ही ऑर्डर बुक करते हैं वो लोग। यस दैट इज अ गुड यूज ऑफ व्हाट्सएप एपीआई। तो आई थिंक इट्स गुड टू नो कि आप एजुकेशन सेक्टर में भी इसको काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हो। यस बिकॉज मेरा इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी में पहले से रहा हुआ है। मैं मैकेनिकल इंजीनियर नहीं होता तो शायद मैं IT इंजीनियर होता, ऐसा मेरा मानना है। सो मेरा इंटरेस्ट रहता है टेक्नोलॉजी को जल्दी से अडॉप्ट करने में, और मैं जल्दी करता हूँ कुछ चीज़ें जो मतलब आई थिंक मेरे स्केल पे बिजनेस करने वाले काफ़ी सारे बिजनेस ओनर्स नहीं करते हैं, या फिर वो उसकी कॉस्ट को लेके नहीं करते हैं। सो मैं उसमें थोड़ा सा मतलब एक स्टेप अहेड हूँ, बोल सकता हूँ ऐसा कि मैं रिक्वायरमेंट नहीं होती तभी भी कर देता हूँ। सो कभी उसके बेनिफिट मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं, लेकिन जब नहीं मिलते हैं तो 1-2 साल बाद तो मिल ही जाते हैं। राइट। सो वो जस्टिफाइड तो होता ही है हर बार टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसकी वजह से लॉस आया हुआ। सो एक चीज़ और बताइए, बिकॉज इंटरेस्टिंग है ये थॉट कि आपको मार्केटिंग करनी है, छोटे बिजनेस है, आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूट चला रहे हो, आपको मार्केटिंग करनी है, आपको सब्जेक्ट का बहुत अच्छा नॉलेज है, बट प्रमोशनल नॉलेज जो नॉलेज नहीं है, प्रमोशन कैसे करते हैं, अपने इंस्टीट्यूट को कैसे प्रमोट किया जाए, जो मतलब तो इस केस में आपको कोई अर्ली ऐसे प्रॉब्लम्स आए हो कि मतलब क्योंकि आप सेल्स पर्सन तो हो नहीं, आप टीचिंग प्रोफेशन से हो, आप Yes. अच्छा पढ़ा सकते हो, सिखा सकते हो, बट ज़रूरी नहीं कि आप अच्छे हो कि अपने आप को खुद को सेल करने में आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए। तो वो ऐसी कोई प्रॉब्लम्स इनिशियली आई हो कोई भी वेंचर में आपकी, ये तीनों? यस मतलब दोनों जगह आई हुई है, संकल्प एजुकेशन में भी आई हुई है और यहाँ पे भी आई हुई है लर्न कैप्सूल में। संकल्प एजुकेशन में शुरू में इंक्वायरीज का फ्लो इतना नहीं आ रहा था, और सो ये डिजिटल मार्केटिंग में इतने वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। तो उस टाइम भी हमने सोचा था कि किसी को मतलब एजेंसी को हायर करके काम दे के देख सकते हैं, कर सकते हैं, और हमने वो करा भी था। उसमें हमको रिजल्ट्स भी मिले थे, ऐसा नहीं कि हमको कुछ रिजल्ट नहीं मिले, लेकिन जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी वो शायद मीट नहीं हो पाई। तो मैंने ज़्यादा एफर्ट लगाया सीखने में। तो जब मैंने 1-2 साल उसको दिए सीखने में और इम्प्रोवाइजेशन करने में, तो तब जाके अभी ऐसा रिजल्ट मतलब मैं ला पाता तो हूँ। वो कैसे सीखे, वो क्या टूल्स थे जिसको यूज़ किया, या कहाँ से ये मतलब आप किधर से टीचिंग लिया फिर आपने? मेरा जनरल प्रैक्टिस ये रहता है कि मैं वीडियोस देख के सीख लेता हूँ। हाँ। खुद से ही, मतलब मुझे कोई सिखाने वाला नहीं चाहिए। जनरल मतलब शुरू से ऐसा मतलब मेरा है कि मैं खुद से सीख सकता हूँ कुछ चीज़ें, और कुछ के लिए मुझे किसी से बात करनी पड़ती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे जो भी
क्लोज नेटवर्क्स में मेरे दोस्त वगैरह जो इस सेगमेंट में काम कर रहे थे मतलब उनसे मैंने थोड़ा बहुत पूछा, जानने की कोशिश की। मुझे तब टेक्निकली समझना था कि ये काम कैसे करता है। तो मतलब जो आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग पे वीडियोस है ना, वो 2017-18 में नहीं थे। अभी बहुत ज़्यादा है, आप यूट्यूब वीडियो से सब सीख सकते हो। तब इतना कंटेंट नहीं था। तो मैंने मेरे 1-2 दोस्त थे, उनसे पूछा कि मतलब क्या होता है, बैकएंड कैसे काम करता है, ये लोग मतलब जैसे फेसबुक है उसकी बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है एड्स को लेके, उसको भी मैंने थोड़ा बहुत समझा। उसके बाद मैंने एड्स चलाए, एजेंसी के साथ काम किया, उनके पास से भी सीखा। ऐसा नहीं कि खाली उनको काम दे के हम बैठे रहे, तो उनसे भी थोड़ा सा सीखा। और धीरे धीरे हिट एंड ट्रायल करते 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 हमको ऐसा पता चला कि मतलब ये स्ट्रेटेजी थोड़ी काम कर रही है, राइट, इसके ऊपर आप किया जा सकता। और लर्न कैप्सूल में जब प्रॉब्लम आई, उसमें ये प्रॉब्लम आई कि शुरू किया हमने और मार्केटिंग किया बहुत अच्छे लेवल पे। जैसे मैंने ओपनिंग करवाई, हमारे मोटिवेशनल स्पीकर है गुजरात के संजय रावल जी, उनको मैंने इनवाइट किया और ताम झाम करके ओपनिंग किया। काफ़ी सारे अवेयरनेस वीडियोस करी, डिजिटल मार्केटिंग करवाई, प्रिंट मीडिया मार्केटिंग करवाई। लेकिन शुरू के 3 महीने में रिस्पॉन्स नहीं मिला जो मैं मतलब मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि इतना आएगा। और मतलब पूरे साल ऐसा ही रहा कि जो रिस्पॉन्स चाहिए वो नहीं मिली, बिकॉज हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी। इससे ऑलरेडी 1-2 इंस्टीट्यूट चला रहे हैं और तीसरा खोल रहे हैं, तो हमको ऐसा ही होता है डे 1 पे ही हमारे पास 100-200 बच्चे आ जाएंगे, लेकिन वो मीट नहीं हो पाया। तो उसका रीज़न मैंने जब समझा, तब आप अगर किसी ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट, मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में सेम ही रहेगा, शुरू करते हो तब मार्केट को रिकॉग्नाइज करने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि आप 2 महीने में कोई आके आपके ऊपर ट्रस्ट करके, ट्रस्ट क्रिएट करने में टाइम। हाँ, तो वो जो है ना, वो प्रेजेंस क्रिएट करने में या ट्रस्ट क्रिएट करने में जो टाइम जाएगा ना, वो तो जाएगा। जैसे लास्ट ईयर के मतलब जो मेरी इंक्वायरीज थी, या फिर लास्ट ईयर में जिन लोगों ने ये मेरा कोई वीडियो देखा होगा या फिर मेरा मार्केटिंग का कोई पैम्पलेट लिया होगा, वो इस साल आके मुझे इंक्वायरी के लिए पूछ रहे हैं। ओके, बिकॉज अभी शायद किसने उसको बोला होगा कि मेरा बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है, या फिर ये लोग ऐसा भी काम करते हैं, यहाँ पे ऐसे कोर्सेज चल रहे हैं, उसको शायद लास्ट ईयर नहीं पता था, बिकॉज मेरी प्रेजेंस इतनी नहीं थी। तो मैं 1 साल वेट किया तो मुझे थोड़ा सा रिजल्ट मिला, राइट। अभी और 1-2 साल में वेट करूंगा तो इससे 2-3 गुना रिजल्ट मिलेगा। तो हमको जब ऐसे चैलेंजेस आते हैं, जब हम कुछ पैसा डाल रहे हैं और मार्केटिंग कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिलता है, तो थोड़ा सा वेट करना है, राइट। अगर ज्यादा कर पाए तो ज्यादा वेट कर रहा हूँ। वो शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होना है कि डिजिटल मार्केटिंग वर्क नहीं कर रहा है, यस, ये वर्क नहीं कर रहा, बिकॉज दिस प्लेटफॉर्म का अपना एक लिमिटेशन है, उसका लेगा ही लेगा उतना टाइम आप। हाँ, और डिजिटल मार्केटिंग एक लिमिटेशन है। जैसे मैं 3-4 किलोमीटर के एरिया को टारगेट कर रहा हूँ ना, तो उसमें मुझे रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। अगर मैं पूरा अहमदाबाद, पूरा गुजरात, पूरा इंडिया टारगेट करता हूँ तो मुझे मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा रिजल्ट देगा वो। लेकिन लोकल में इतना पिन पॉइंटेड मार्केटिंग नहीं हो पाता है, बिकॉज इंडिया में प्रॉब्लम यह है कि डेमोग्राफिक्स कोई सही से डाल नहीं था। जैसे फेसबुक पे आप किसी टूल है बट उसको यूज करने का तरीका नहीं पता है। हमारी ऑडियंस जो वो भी नहीं डाल रही। जैसे आप पेरेंट्स को टारगेट कर रहे हो, वही जितने भी पेरेंट्स आपके आसपास के एरिया में है, उन्होंने खुद नहीं डाला कि उनका बच्चा है वो पेरेंट्स है, या फिर पेरेंट्स का इंटरेस्ट भी उन्होंने कभी लाइक नहीं किया, ऐसे कोई पेजेस पे कभी फॉलो बटन नहीं दबाया। तो ये वहाँ पे फेसबुक और मतलब ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की लिमिटेशंस आ जाती है, तो उसको शायद हमको फेस करना पड़े। तो तब क्या करना है, वेट करना है और मतलब अल्टरनेट वेज ढूंढने हैं कि और क्या बेटर किया जा सके, और क्या बेटर किया जा कहाँ पे और बैठे हैं, वो कहाँ के उनके इंटरेस्ट है। यस, अगर फेसबुक पे नहीं तो किसी और जगह मिलेंगे, जस्ट डायल पे मिलेंगे, सुलेखा पे मिलेंगे, अर्बन प्रो पे मिलेंगे, कहीं ना कहीं तो वो मिल ही जाएंगे। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टेक, बिकॉज वो जरूरी नहीं कि आपने बॉल जहाँ पे फेंका है वहीं पे आपको वो मिल जाए, है ना। तो सही है, आई थिंक दैट्स अ गुड टेक। और ये हर इंडस्ट्री के लिए लागू पड़ता है। एजुकेशन के लिए हम बात नहीं कर रहे, बिकॉज यूजर तो सेम ही है, मतलब सबको वही कंजम्पशन तो वही हो रहा है। तो ये अच्छा टेक है। सो इसके अंदर अगर हम ये सोचे कि जो हार्डशिप आई है, मतलब इन टर्म्स ऑफ डिजिटल को समझने में, बिजनेस को बड़ा करने का एक स्केल होता है। अब उस स्केल को आप, एक बिजनेसमैन का जो जर्नी होता है ना कि भाई जैसे 0 to 1 आए, 1 to 10 गए, 10 to 100 जाने का, तो हर एक स्टेज में एक बैरियर आता है। यस, ठीक है। सो लोकली जब एक बिजनेस आपने एक छोटे लेवल से शुरू किया था, तो क्या माइंडसेट शिफ्ट लाना पड़ा, कहाँ पे फील हुआ और उसको कैसे आपने हैंडल किया? ओके, सो शुरू में क्या होता है कि फाइनेंस की प्रॉब्लम आती है। जब आप शुरू करते हो तब फाइनेंस की प्रॉब्लम होती है। जैसे मैंने 2 बार शुरू किया,
जब मैंने संकल्प एजुकेशन शुरू किया था तभी वो शुरुआत थी। जब मैंने लर्न कैप्सूल शुरू किया तब भी मतलब एक एक एस्पेक्ट से देखे तो वो शुरुआत ही थी हाँ फाइनेंस को जीरो से स्टार्ट करने की, बिकॉज मैंने दोनों को अलग रखा। मैंने ऐसा नहीं किया कि यहाँ तो कमा ही रहे हैं उसको डालते जाएंगे मिलेगा, ऐसा नहीं किया। तो मैंने दोनों को अलग रखा, तो दोनों जगह मैंने स्ट्रगल फेस करी, फाइनेंस की भी फेस करी और काफ़ी अलग चीज़ों की भी फेस करी। तो शुरू में फाइनेंस की प्रॉब्लम आती है, थोड़ा सा प्लान करके चलेंगे तो कम आती है। अगर आ रही है तो आपके पास इतना बफर होना चाहिए, मतलब 6-8 महीने का 1 साल का एटलीस्ट होना चाहिए कि आप थोड़ा सा सर्वाइव कर जाओ। स्ट्रगल रहेगा लेकिन आप सर्वाइव कर जाओ। आप सर्वाइव कर गए तो शुरू के 1-2 साल हार्ड रहते हैं, फिर तो आपको स्मूथ मिल ही जाता है बिजनेस। फिर जब बात आती है ग्रो करने की, जैसे एक लेवल पे आपका बिजनेस है और आप उसको ग्रो करवाना चाहते हैं, तो शुरू में जब हम काम कर रहे होते हैं तब हम अकेले होते हैं। जैसे मैं शुरुआत में जब काम कर रहा था संकल्प एजुकेशन में, इंक्वायरी भी मैं ले रहा हूँ, बच्चों को भी मैं पढ़ा रहा हूँ, टेस्ट पेपर्स भी मैं चेक कर रहा हूँ, रिजल्ट्स भी मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, ऐसा चल रहा था जब हम बहुत ही मतलब कम बच्चों 200-500 बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो मैनेज हो पाता सारे बिकॉज बिजनेस यही करते हैं। हाँ, मतलब सब भी हम जैसे डिजिटल मार्केटिंग भी मैं ही कर रहा हूँ। हाँ तो ये सब चल रहा है। तो धीरे-धीरे हमने क्या किया, मैंने चेंज किया थोड़ा-सा मेरा थॉट प्रोसेस कि ये अकेले नहीं करना है। टीम को बुलाना पड़ेगा, बिठाना पड़ेगा, उसके साथ काम करवाना पड़ेगा। तो अभी टीम डेवलपमेंट का काम चल ही रहा है, ऐसा नहीं कि हो चुका है, मैं कर ही रहा हूँ। मतलब हर 2-3 महीने में मैं मेरा कोई एक काम है उसको डेलीगेट करता जा रहा हूँ। तो एज़ ऑफ नाउ अभी डिजिटल मार्केटिंग में नहीं कर रहा हूँ। और डिजिटल मार्केटिंग मैंने डेलीगेट कर दी है। इंक्वायरी हैंडलिंग में नहीं कर रहा हूँ, उसको मैंने दे दिए। राइट पढ़ाने का काम है तो जो मेरे कोर टॉपिक्स है वही मैं पढ़ा रहा हूँ, बाकी सारे टॉपिक्स के लिए टीचर्स हायर कर रहे हैं। मैंने जब शुरू किया था तब मतलब 1 साल तो मैंने सब में ही पढ़ा रहा। राइट खाली 1-2 टॉपिक के लिए मैं किसी को विजिटिंग फैकल्टी को हायर कर रहा था। अभी मैं खाली 20% सिलेबस कवर करता हूँ, बाकी सारे टीचर्स मैंने हायर कर रखे हैं और वो भी ऐसे टीचर्स हैं जो क्वालिटी दे। और उसमें ऐसा नहीं लगता कि यार मतलब टीचर हायर किया आप उसको पैसे देने पड़ रहे हैं, हाँ, मतलब ये माइंडसेट होता है कि यस, ये वे मैं खुद कर लूंगा तो पैसे ज़्यादा मिलेंगे। हाँ, ये शुरू में था ऐसा। हाँ, कि जब 1-2 साल शुरू किया ना तब ऐसा ही माइंडसेट था कि सारे पैसे हम ही कमा लेंगे, हाँ। किसी को कुछ कमाना देंगे नहीं। लेकिन ये रॉन्ग माइंडसेट है, आप स्केल नहीं कर पाओगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप पर्सनल लेवल पे देखो ना तो ज़्यादा पैसे कमा रहे हो, अगर सारा काम खुद कर रहे हो तो। लेकिन एक लेवल के बाद उसकी लिमिटेशन आ जाएगी। जैसे आप मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी बात करें, आप 10 लाख कमाओ, 50 लाख कमाओ, एक 1 सीआर कमाओ, उससे ऊपर नहीं जा पाओगे अगर आप खुद कर रहे हो तो। सो एक एक प्रॉब्लम फिर ये भी है ना लिमिटेशन, तो अगर हम इंडिविजुअल लिमिटेशन की बात कर रहे थे ये, तो अगर आप देखें तो लोकेशन बेस्ड लिमिटेशन भी तो एजुकेशन में आएगी ना। हाँ। क्योंकि आप एक 20 किलोमीटर के एरिया में काम कर रहे हो, 40 किलोमीटर के एरिया में काम कर रहे हो, अब अगर आपको एक लेवल के बाद वो सैचुरेशन आ जाएगा, उससे ग्रोथ चाहिए तो फिर लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी या खैर ऑनलाइन एक उसका सब्स्टिट्यूट है जहाँ पे आप अनलिमिटेड ग्रोथ ले सकते हो। हाँ, ऑनलाइन सब्स्टिट्यूट है बट ऑफलाइन में करना है तो फ्रेंचाइज देना पड़ेगा या फिर आपको खुद आप ब्रांचेस जैसा डेवलप करना आप कुछ ऐसा सोच रहे हो अपने बिजनेस है। यस सर, कि मैं लर्न कैप्सूल में देख रहा हूँ इसको। ओके मैं लर्न कैप्सूल को मतलब ब्रांच में या फिर फ्रेंचाइज मॉडल में जो भी हमको मतलब उस जब जिस टाइम पे वो स्टेज आएगी उस टाइम पे कॉल लेके उसको कन्वर्ट करने का मतलब प्लान मैंने किया हुआ है। राइट उसमें ये प्लान है कि आप अगर डेलीगेट नहीं करोगे तो सेंटर्स नहीं चलाओगे। मतलब एक बंदा कितने ही सेंटर्स पे जा पाएगा दिन में, 1 या 2 या 3, मतलब वो भी वो 2-2 3-3 घंटे ही जा पाएगा। आपकी लिमिटेशन है, आप 8-10 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा बोल रहे हो मैं 15 घंटे काम करता हूँ तो वो भी आप 1-2 साल तक ही करोगे। जैसा मैं कर रहा था, इतने मतलब 12-13 घंटे काम कर रहा था, 15 घंटे भी काम किया हुआ है। लेकिन अभी मतलब ऐसा थॉट है कि 15 घंटे नहीं करना। नहीं कर सकते। मतलब स्टेबिलिटी भी चाहिए आगे चल के आपको कि मतलब आपको फैमिली को भी टाइम देना है, घर को भी थोड़ा बहुत टाइम देना है, बच्चे हो जाएंगे तो बच्चे को भी टाइम देना है। तो आगे चल के ये आएगा कि आप टाइम फ्रीडम चाहते हो अपने बिजनेस से। तो टाइम फ्रीडम आपको तभी मिलती है जब आप टीम डेवलप करो या फिर आपके काम को डेलीगेट करो। मतलब फ्रीलांसर्स को दो, हायरिंग करो, कुछ भी करो लेकिन आप काम डेलीगेट करो। राइट वो नहीं करेंगे वो तो माइंडसेट अडॉप्ट करना ही पड़ेगा आपको अगर ग्रोथ की तरफ जाना है तो। या फिर आप सेटिस्फाइड हो जाओ जो भी आप काम कर रहे हो, जितने लेवल पे कर रहे हो बस उसी लेवल पे आप करते रहो, आपकी ग्रोथ नहीं होगी। और आप जो मतलब जितना भी आप कमा रहे हो इन टर्म्स ऑफ मनी की बात करें तो आप उसी लेवल पे रहोगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, ज़्यादा कुछ आप कर नहीं पाओगे अगर आप ये लिमिटेशंस बांध रहे हो तो। राइट सो आप लर्न कैप्सूल को या संकल्प को अगले 5 साल में कहाँ देख रहे हैं?
कितने स्टूडेंट्स होंगे या किस तरीके का ग्रोथ होगा, कितने मतलब और स्टेट्स में जाएंगे या खाली गुजरात में ही रहेंगे? आपका विजन क्या है? संकल्प एजुकेशन को मैं देखता हूँ कि मैं इसको नेशनल ब्रांड बनाऊंगा। जो भी हमारी एक्सपर्टीज़ है इंजीनियरिंग फील्ड की एग्ज़ाम्स की, उसको दूसरे स्टेट्स में और सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम में भी हम एक्सपांड करने का प्लान कर रहे हैं। और लर्न कैप्सूल को अहमदाबाद में एक्सपांड करने का प्लान कर, बिकॉज वो अभी एक ही सेंटर है, ऑफलाइन में है। सो उसको धीरे धीरे प्लान है कि अहमदाबाद के ऑलमोस्ट सारे लोकल लोकेशंस पे हम उसको एक्सपांड करें। तो मैं लर्न कैप्सूल को लेके इतना मतलब हूँ मैं मतलब देखा जाए तो ऑप्टिमिस्टिक कि 5 सेंटर तो बना लेंगे 5 साल में। राइट, सही है, इंटरेस्टिंग, ये ग्रेट। सो एक लास्ट क्वेश्चन कि जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स है एजुकेशन सेक्टर में आ रहे हैं या जो कंपनीज है जो ऑलरेडी छोटे लेवल पे काम कर रही है, सो आप उनको अपने एक्सपीरियंस से क्या ऐसी 2 बातें जो उनको करनी ही चाहिए और 2 बातें ऐसी जो उनको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए ताकि उनका टाइम सेव हो? ओके, आपके एक्सपीरियंस से, बिकॉज वो कुछ सीख से उनको भी एक मिलेगा कि हाँ जैसे कुछ गुड टेक अवे हुआ है यहाँ से। क्या करना चाहिए उसमें तो मैं ऐसा बोलूँगा कि सब कुछ करना चाहिए जो उनको ठीक लगे, लेकिन डिसीजंस जो ले रहे हैं उनको लेने से पहले सेकंड थॉट देना चाहिए। मतलब लिमिटेशंस नहीं रखनी चाहिए कि ये नहीं कर सकते, ये नहीं करेंगे या फिर ये नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि इंस्टाग्राम फेसबुक से इंक्वायरी नहीं आ रही है, तो फिर क्या कर सकते बिन कर देते, राइट। हैं? हाँ, ये चॉइस नहीं है। राइट, चॉइस क्या है कि जो भी अवेलेबल रिसोर्स है, जैसे मैंने बोला कि जस्ट डायल है, सुलेखा है, अर्बन व्हाटएवर, जितने भी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है सबको ट्राई करते हैं। राइट, लेकिन उसमें बजट ऑप्टिमाइजेशन करना है कि इतना बजट ना डाल दे कि हमको आगे चल के लॉस रिकवर करने में प्रॉब्लम आ जाए। सो जितना भी उनको जो भी लग रहा है वो करना चाहिए, मतलब जितने भी पॉसिबल वेज उनको दिख रहे हैं वो सब ट्राई करने चाहिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा मतलब सेकंड थॉट दे के, ऐसा नहीं कि आज किसी ने बोल दिया और आज तो मैं करके ही छोड़ूंगा, ऐसा नहीं करना है। दूसरा चीज़ ये करना है उनको कि जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आए जिसका सॉल्यूशन वो नहीं ढूंढ पाए या फिर उनको नहीं मिले, फिर उनको कोई नई चीज़ सामने आई जिनके बारे में उनको आइडिया नहीं है लेकिन उनको सीखनी है, तो उनको सिंपली गूगल या यूट्यूब पे सर्च करना। बिकॉज जब कोई बिजनेस ओनर लर्निंग करेगा ना तभी वो ग्रोथ कर पाएगा। राइट, एक लेवल के बाद वो हायरिंग कर सकता है सबको, मतलब जैसे उसके पास एक्सपर्टीज नहीं है, उसने किसी बंदे को रख लिया, सैलरी दे दी, लेकिन वो कब करेंगे जब उनके पास उतना ही सरप्लस अमाउंट पड़ी हुई है ग्रोथ के लिए। लेकिन जो स्टार्ट कर रहा है उसको तो सब खुद से ही सीखना है। राइट, तो जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसका सॉल्यूशन उसको खुद ही निकालना और खुद ही ढूंढना। सो इन अ वे खुद को भी एक लर्निंग मोड में रहना है यस, एंड एक्सपेरिमेंट हाँ, हेल्प्स करना है। मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट्स करना है और लर्निंग मोड में मतलब आप यूट्यूब पे देखोगे ना सब चीज़ अवेलेबल है, जो भी आपको सीखनी है सब चीज़ अवेलेबल है, जो भी आपको जाननी है। जैसे हमने हमारे इस पॉडकास्ट में काफ़ी सारे ऐसी चीज़ों पे बात करी जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स को नहीं पता होगी, जैसे व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई क्या है, बस, लिंक्डइन को ऊपर किस तरीके से उसका यूज़ कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग किस तरीके से कर सकते हैं, वो सब अवेलेबल है। आप एक दो क्रिएटर अच्छे ढूंढो, आपको मिल जाएंगे अच्छे व्यूज़ वाले, अच्छे लाइक्स वाले, उनको फॉलो करो, उनसे सीख लो। राइट। और बहुत सारा कंटेंट आज के डेट में अवेलेबल भी है टू पोस्ट। यस, आपको अगर ये लगता हो कि आप क्या पोस्ट करोगे सोशल मीडिया पे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपको सपोर्ट देते हैं, तो यू कैन ऑप्टिमाइज दैट। परफेक्ट, आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई थिंक हमारे कस्टमर्स को और हमारे जो एजुकेशन सेक्टर के यूजर्स है या जो बिजनेस ओनर्स है उन लोगों को आई थिंक लॉट ऑफ इंसाइट्स की कैसे बिजनेस को और स्केल पे लेके जाना चाहिए, ग्रोथ क्या टेक्टिक्स यूज करनी चाहिए। सो वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।